बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था। उस रोज़ पंजाब भर से लोग अमृतसर बैसाखी का मेला देखने आए हुए थे। लिहाजा जलियांवाला पार्क में एक सियासी जलसा मुनक्किद करने का इंतज़ाम किया गया। शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, मुनादी कराई गई, अखबारात में ऐलानात शाये करवाए गए। इन दिनों हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा बड़े ज़ोरों पर था। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और तहरीक खिलाफ का ये मुश्तरका जलसा था। हिंदुस्तान की दोनों कौमें बरतानवी राज के खिलाफ थीं। गवर्नमेंट हिंद ने रोड एक्ट पास किया था, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी बाशिंदे के दिल में हुकूमत के खिलाफ नफरत का जज्बा पैदा हो गया था। इधर मुसलमानान आलिम खिलाफत उस्मानी को ख़त्म करने की बरतानवी साजिशें बड़े बराफरोख्ता थे। एक जलसे में हिंदू मुस्लिम मिलकर एक ही प्लेटफार्म से हुकूमत बरतानिया के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार करना चाहते थे और मुतफिका रेजोल्यूशन पास करके हुकूमत से हर तरह का बाइकाट मकसूद था। दूसरे लफ्ज़ में खुली बगावत का ऐलान करना था। जब इस जलसे के मुतालिक हुकूमत को रिपोर्ट पहुंची तो गवर्नर पंजाब सर माइकल एडवाइजर ने लाहौर डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल डायर से मदद तलब की और कहा कि ये जलसा किसी भी सूरत में मुनक्किद नहीं होना चाहिए और अगर लोग बस जिद हों और तंबी करने पर भी मुंतशिर ना हों तो ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, खुदा कितनी तादाद में आदमी गोली का निशाना बने, ताकि हिंदुस्तानी आइंदा इस किस्म की जुर्रत ना कर सकें। लिहाजा सिलसिले में अमृतसर छावनी में मुकीम ब्रिटिश यूनिट की एक मशीन गन कंपनी का तयन किया गया, जिसका कमांडर मेजर अल्बर्ट रिमेजे मैसी मुकर्रर हुआ और रात से मुकम्मल हिदायत जारी की गई। जब कंपनी जलियांवाला बाग पहुंची तो अभी जलसा शुरू नहीं हुआ था। हर तरफ बड़े बैनर लगे हुए थे। गांधी और मौलाना जोहर जोहर की कद आदम तस्वीर अमेज़ा थी। हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद हो रहे थे। किंग जॉर्ज पंजम का पुतला जलाया जा रहा था। लोग बड़े मुतशाइल थे। ये सूरत हाल देखकर बाग के गिरदोनवाह में रिहायशी मकानों की छतों पर फौजियों ने पोजीशन संभाल ली। स्कीम ये थी कि हुक्म मिलते ही हर इतराफ से मशीन गनों का क्रॉस फायर खोल दिया जाए। जलसे की कार्रवाई शुरू होने में कुछ देर थी और लोग जोक दर जोक आ रहे थे। जलसेगाह में तल धरने की जगह ना थी। मेजर मैसी ने जायज़ा लिया और अचानक किसी गैबी ताकत ने मेजर मैसी को इन नहती अवाम पर जुल्म करने से रोक दिया। मशहूर है कि वो इंतहाई रहमदिल इंसान था। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर अचानक कंपनी की कमान अपने नायब को सौंपी और उसको समझाया कि जब तक कोई सीनियर ऑफिसर ना पहुंचे, खवा पोजीशन कितनी ख़राब क्यों ना हो जाए, फायर का हुक्म हरगिज़ ना दिया जाए और बहुत जल्द कोई दूसरा मेजर वहां पहुंच जाएगा। मेजर मैसी फ़ौरन वापस हेडक्वार्टर पहुंचा और कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि वो इस हुक्म को बजा लाने से कासिर हैं, लिहाजा किसी दूसरे सीनियर ऑफिसर को मौके पर भिजवा दिया जाए। फ़ौरन एक दूसरे ब्रिटिश मेजर को जलियांवाला बाग में भेजा गया ताकि वो हुक्म की तामील करे और मेजर मैसी को हुक्म अदूली की बिना पर हिरासत में ले लिया गया। जब दूसरा मेजर वहां पहुंचा तो जलसा शुरू हो चुका था और हुकूमत के खिलाफ बगावत का रेजोल्यूशन पास होने वाला था कि मेजर ने हर से पोस्टों को फायर करने का इशारा किया। उनकी आन में सैकड़ों बेगुनाहों के सीने गोलियों से छलनी हो गए। उनकी लाशें मैदान में बिखर गईं। मरने वालों की तादाद कई हज़ार थी और ज़ख्मियों की तादाद का कोई अंदाज़ा ही ना था। 60-70 हज़ार के मजमे में से शायद 5-6 हज़ार आदमी जान बचा सके। बरतानवी राज के दौरान जंगी आज़ादी 1858 के बाद ये सबसे बदतरीन हादसा था। इस एलमे की खबर जंगल की आग की तरह हर सगीर में फैल गई। मुल्क में ये रद्द अमल हुआ कि जहाँ कहीं भी कोई अंग्रेज़ नज़र आया, इसको बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। मर्दों के अलावा अंग्रेज़ औरतों और बच्चों को भी सरे बाजार कत्ल कर दिया गया। सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गईं। गुजरांवाले का रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। हुकूमत को किसी हिंदुस्तानी पर एतमाद न रहा। इंडियन आर्मी के कई यूनिटों से हथियार ले लिए गए। दूसरे रोज़ ज़िला अमृतसर के अलावा लाहौर और गुजरांवाले में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। तशद्दुद की ऐसी तबाही की खबर जब इंग्लैंड पहुंची तो बरतानी पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा हुआ और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि ज़िम्मेदार ऑफिसरों को वापस बुलाया जाए और इन पर मुकदमा चलाए जाएँ। गवर्नर पंजाब सर माइकल एडवाइजर और जनरल डायर मुलाजमत से सबक दोष कर दिए गए। इन पर मुकदमा तो क्या चलते, महज हिंदुस्तानियों को ठंडा करने की खातिर इनको बुराए नाम सजाएं दी गई। ये मेरी इस कहानी का पस मंज़र था।
अब मैं अपने मतलब पर आता हूँ। मेजर मैसी का कोर्ट मार्शल हुआ और हुक्म अदूली की सजा के तौर पर उसकी तंजली करके लेफ्टिनेंट बना दिया गया और हिंदुस्तान से इंग्लैंड भेजकर उसकी तैनाती दूसरी यूनिट में कर दी गई। 8-9 साल के बाद वो फिर मेजर की रैंक पर पहुंचा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आपके दोबारा उसकी मौजूद यूनिट को 3 साल के लिए हिंदुस्तान भेजा गया। ये ब्रिटिश यूनिट अटक के किला में तैनात की गई थी। शायद ये किला मुगल शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया था जब से अंग्रेज़ों का कब्जा इस मुल्क पर हुआ था। इस किले में हमेशा एक ब्रिटिश यूनिट और कुछ इंडियन आर्मी की यूनिटें रखी जाती थीं। जून का महीना था और शदीद गर्मी का मौसम था। खसूसन खुश्क पहाड़ों में घिरे होने की वजह से किला अटक का दर्जा हरारत इन अयाम में 130 डिग्री तक पहुंच जाता था। इस मौसम में एक रोज़ का वाक़या है कि मेजर मैसी पीरियड से वापस आकर अपने दफ्तर में काम कर रहा था। इसे कोई ख़ास रिपोर्ट तैयार करना थी, इसलिए खाने पर नहीं गया था। 2 बजे का वक़्त हो गया। इसने देखा कि सामने वाली पीरियड ग्राउंड में एक हिंदुस्तानी सिपाही को सज़ा के तौर पर ग्राउंड के गिर्द दौड़ाया जा रहा है। उसकी पीठ पर ईंटों से भरा हुआ पट्टू बंधा है। इस तपती धूप में कोहलू की बैल की तरह उसे दौड़ाया जा रहा है। अगर इसकी रफ्तार में थोड़ी सी सुस्ती आती है तो पीछे से संतरी से कूड़ा मारता है ताकि वह पूरी रफ्तार से दौड़े। ये सिलसिला पूरा 1 घंटे तक जारी रहा। मेजर मैसी से हिंदुस्तानी सिपाही की हिम्मत पर हैरान हो रहा था। जब घड़ी ने 2:30 बजाए तो सिख संतरी ने इसे ठहर जाने को कहा और इसको आधा घंटा आराम करने का मौका दिया। मेजर मैसी ये नज़ारा देखता रहा। जो ही इस सजा याफ्ता को छुट्टी मिली वो बड़ी तेज़ी के साथ पानी की नल पर पहुंचा। दोनों हाथ धोए, फिर 3 दफ़ा मुंह में पानी डालकर कुली करके पानी बहर फेंकाया, लेकिन एक घूंट भी अलग से नीचे ना उतरने दिया। इसके बाद चेहरे को और कोने को धोया, आखिर में पाँव धोए और आग की तरह जलती ज़मीन पर किबले की तरफ मुँह किया और हाथ बांध कर इबादत नमाज में मसरूफ़ हो गया। अब इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए थे कि सिख संतरे फिर मौत के फरिश्ते की तरह इसने सर पर आन नाजिल हुआ और पहले ही की तरह इसको दौड़ाना शुरू किया। दफ्तर की खिड़की से यह सारा मंजर देखकर मेजर मैसी की हैरत के इंतहा न रही। अपने दफ्तर से उठकर इंडियन यूनिट के दफ्तर पर पहुंचा। वह अपने हम ओहदा मेजर से दरियाफ्त किया कि सामने वाले पीरियड ग्राउंड में उसके एक सिपाही को सजा दी जा रही है। क्या इसने कोई बड़ा जुर्म किया है? उसकी बुलंद हिम्मती काबिल सद आफरीन है कि शदीद गर्मी में भी उसने एक घूंट पानी नहीं पिया। ये तो कोई सुपर इंसान है। मेजर मैसी ने उससे सिफारिश करके अब उसकी सज़ा मुआफ़ कर दी जाए और इसको यहाँ दफ्तर में बुलवाया जाए, क्योंकि मेजर मैसी उससे कुछ दरियाफ्त करना चाहता है। इसको बुलवाया गया। सबसे पहले तो मेजर मैसी ने उससे दरियाफ्त किया कि इसने कौन सा कसूर किया है जिसकी बिना पर उसको इतनी सख्त सज़ा दी गई है। सिपाही ने बताया कि वो सुबह की पीरियड में चंद मिनट देर से पहुंचा था। इस कसूर पर उसके सिख कंपनी ऑफिसर ने यह सज़ा सुनाई थी। इंडियन आर्मी में अक्सर ऐसा होता था कि महज मजहब तासुब की बिना पर सिख मुसलमान सिपाही को सख्त से सख्त सज़ा दिया करते थे। इसके बाद दूसरा सवाल मेजर मैसी ने उससे ये किया था कि क्या इस क़यामत खैज़ गर्मी में उसे प्यास महसूस ना हुई कि इतनी ज़बरदस्त वर्जिश के बाद उसने मुंह में पानी डाल कर कुली कर दी। सिपाही ने जवाब दिया कि जनाब वो भी इंसान है और प्यास से उसका भी बुरा हाल हो रहा है, लेकिन उसने प्यास की शिद्दत महज इसलिए बर्दाश्त की है कि वो मुसलमान है और इस्लाम का तीसरा बड़ा रुकन यानी माह रमज़ान के रोज़े हैं। ये रमज़ान का महीना है। हर मुसलमान बालिग तंदुरुस्त पर रोज़ा फ़र्ज़ है। सुबह से शाम तक का खाना पीना मना है। उसने तफसील से रोज़े के फ़लसफ़ा पर रोशनी डाली। मेजर मैसी ने उससे पूछा कि इस कदर प्यास की शिद्दत थी, अगर एक दो घूंट पानी पी लेता तो इस वक्त इसको कौन देख रहा था? सिपाही ने जवाब दिया कि कोई देखे या ना देखे, मगर खुदा तो हाजिर और नाजिर है और उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता। मुसलमान के लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो खुदाए बादुल्ला शरीक की हुक्म अदूली करे ये उसके लिए दुरुस्त नहीं। तीसरी बात मेजर मैसी ने उससे ये कही कि जब कि तुमको सिर्फ चंद मिनट का वक्फा आराम करने को मिला तो थोड़ी देर के लिए किसी साय में सुस्ता लेते और ताज़ा दम हो जाते। सिपाही ने जवाब दिया कि मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुकन नमाज है। हर नमाज ऐन वक्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। वक़्त इतना कम था कि अगर वो सुस्ताने के लिए बैठ जाता तो नमाज का वक़्त गुजर जाता और उसकी नमाज कज़ा हो जाती, जिससे उसका खुदा उससे नाराज़ हो जाता। उसने सुस्ताने की बजाय फ़र्ज़ की अदायगी को मुकद्दम समझा।
सिपाही की बातें सुनकर मेजर पर अजीब कैफियत तारी हो गई। वो वापस बंगला पहुंचा और घंटों गहरे ख्यालों में गुम रहा। वो इस्लाम के फलसफा पर सोचता रहा और उसके अदना पैरोकार के मज़हब से वाबस्तगी देखकर बड़ा मुतासर हुआ। शाम को क्लब जाना छोड़ दिया। अपनी फौजी ड्यूटी में दिलचस्पी लेनी भी छोड़ दी। बिल्कुल खामोश रहता और सबसे अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके साथी ऑफिसर हैरान थे कि मेजर मैसी को क्या हो गया है। गहरे ख्यालों में मुस्तगरक रहता है। हफ्ते के बाद उसने 4 रोज़ की रुखसत ली। रावलपिंडी पहुंचा और वहाँ तमाम कुतुब फरोशों की दुकानें छान मारी और जहाँ जहाँ उसे इस्लाम पर कोई किताब अंग्रेज़ी में नजर आई खरीद ली। दर्जनों किताबें कुरान पाक के चंद पारे जो अंग्रेज़ी में तर्जमा हो चुके थे वो लेकर वापस किला अटक पहुँचा। अब तो सुबह और शाम इन्हीं किताबों में मसरूफ़ रहता। चंद दिनों के बाद उसने इस्लाम की बाबत काफ़ी मालूमात हासिल कर ली। अब उसने फैसला कर लिया कि जितनी जल्दी हो सके हल्के इस्लाम में दाखिल होकर ज़िंदगी को नए ढब पर ढाले और गुज़श्ता गुनाहों की तलाफ़ी करे और जल्द से जल्द बाकायदा इस्लाम कबूल करके बाकी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग और तालीम में गुजारे। एक रोज़ जुमे के दिन जब किले की मस्जिद में अज़ान हुई तो मेजर मैसी नहा धोकर मस्जिद जा पहुँचा। इमाम साहब ने अभी खुतबा शुरू नहीं किया था। नमाजी मस्जिद में जमा हो रहे थे। वो सीधा पहली सफ़ में जा पहुंचा और इमाम साहब बड़े मुदिबाना और न्याज़मंदाना लहजे में अल्तिजा की कि आप मुझे हल्का इस्लाम में दाखिल कर लें और कहा कि मुझे यकीन हो चुका है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और कुरान मजीद वहद अलहामी किताब है जिसमें 14 सदियाँ गुजर जाने के बाद भी एक ज़बर या ज़ेर की तब्दीली नहीं हुई। जबकि इमाम साहब और बाकी सब हाजिरीन ब्रिटिश यूनिट के एक ब्रिटिश मेजर की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर दंग रह गए। शायद इमाम साहब ऐसे ख्यालात में मुस्तगरक थे कि ऐसा करने से उनका अंजाम क्या होगा। गर्ज के कुछ देर खड़े खड़े मेजर मैसी की सूरत तकते रहे। इतने में हाजिरीन ने ज़बरदस्त मुतालबा किया कि इमाम साहब जल्दी करें, नमाज का वक्त हो रहा है। खुतबे से पहले एक कार खैर सर अंजाम दें, मेजर साहब को कलमा तैयबा पढ़ाएं और मुशर्रफ बा इस्लाम कर दें। सब ने मुतफ़िका तौर पर इमाम साहब को यकीन दिलाया कि अफसरों की तरफ से खुदा न ख्वास्ता उन पर कोई मुसीबत आई तो तमाम मुसलमान फ़ौज उनका साथ देगी और तमाम मुसलमान फौजी हुक्मरानों के खिलाफ खुली बगावत कर देंगे, क्योंकि यह हर मुसलमान का दीनी फ़र्ज़ है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करने का ख्वाह हो तो किसी की परवाह किए बगैर उसको हल्का इस्लाम में दाखिल करे। लिहाजा इमाम साहब ने मेजर मैसी को कलमा पढ़ाया और इस्लाम के रुकन सुनाए। इस तरह उसको दायरा इस्लाम में दाखिल किया गया और उसका नाम मेजर अब्दुल रहमान रखा गया। इस पर मस्जिद से नारा तकबीर बुलंद हुआ। खुशी के साथ सबने मेजर मैसी के हाथ चूमे। बारी बारी हर एक ने उसे गले से लगाया और हदिया तबरीक पेश किया। ये खबर किले में जंगल की आग की तरह फैल गई। ये कोई मामूली वाक़या ना था। जब यह खबर बरतानवी कैंप में पहुंची तो यूनिट कमांडर ने फ़ौरन बगलर को हुक्म दिया कि ऑफिसर काल भिजवाई जाए। ब्रिटिश यूनिट के अलावा सारा किला फालन हो गया। मेजर मैसी को सबके सामने खड़ा किया जबकि उसकी पेटी और पेजेस ऑफ रैंक उतार दिए गए और कर्नल के हुक्म से हिरासत में लेकर अपने बंगला में नज़र बंद कर दिया गया और एक दूसरा सीनियर मेजर उस पर तैनात कर दिया गया और फ़ौरन रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली को भिजवाई गई। दूसरे रोज़ दिल्ली से एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल वहां पहुंचे और मेजर मैसी का कोर्ट मार्शल हुआ, जिसके नतीजे में इसको 12 पत्र की सज़ा सुना दी गई। यानी मेजर मैसी को मुलाजमत से सबक दोष कर दिया गया। इसका तमाम सामान बाग सरकार जब्त किया गया, बैंक बैलेंस मुंजमद कर दिया गया और गार्ड की सपुर्दगी में उसे रावलपिंडी से लाहौर का टिकट देकर रवाना कर दिया गया। इत्तफाकन उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपये थे और तन पर 3 कपड़े और बस। कसम पुरसी की हालत में वो लाहौर पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकला, कुछ नहीं जानता था कि कहाँ जाए। यहाँ कोई उसका शनासा ना था। स्टेशन के नज़दीक बरगजंदा होटल पहुंचा और छोटा सा कमरा बुक करवाया। कहीं रोज़ तक तो कमरे के अंदर ही रहा, खाना भी कमरे में खाता। जब तनाई से घबरा गया तो खाने के वक्त डाइनिंग हॉल में जाता और दूर एक कोने की मेज़ पर अकेला बैठता और खाना खाकर वापस कमरे में आ जाता। इसको अगर किसी बात का अफसोस था तो सिर्फ ये कि उसकी तमाम किताबें भी जब्त कर ली गई थीं। अखबार पढ़ने के सिवा उसका और कोई शुगल ना था। एक रोज़ डाइनिंग हॉल में एक तकरीब थी और बड़ी तादाद में लोग जमा थे। खूब रौनक थी, लेकिन मेजर मैसी खामोश एक कोने में बैठा कोई सोच रहा था। सबकी निगाहें उस पर जमी हुई थी, मगर वो दुनिया और माफिया से बेखबर अपने हालात अपने ख्यालात में गुम था। जब तकरीब ख़त्म हुई तो एक शरीफ आदमी उसके पास पहुंचा और माजरत करके दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं, किस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है और खोए खोए क्यों रहती हैं,
क्या वो इसकी कोई खिदमत कर सकता है? मेजर मैसी ने निहायत खुंदा पेशानी से इसको अपना तारफ़ करवाया और कहा कि इसकी इतनी मदद करें कि किसी इस्लामी इदारे से इसका तारफ़ करवा दें ताकि वो इस्लाम के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल कर सके। उस शख्स ने वादा किया कि दूसरे रोज़ वो उसको साथ ले जाकर लाहौर में बेहतरीन इस्लामी इदारा उससे रोशनास करवाएगा। दूसरे रोज़ वक्त मुकर्रर पर वो आदमी मेजर मैसी को अंजुमन इशायत इस्लाम के दफ्तर ले गया। यह जमात अहमदी की लाहौरी पार्टी का दफ्तर था। वहाँ जमात के सरबराह ने वादा किया कि वो इसके लिए किसी माकूल तनख्वाह वाली मुलाजमत का इंतज़ाम कर देगा। मेजर हर रोज़ उनके दफ्तर जाता और लाइब्रेरी में कुतब का मुतालिया करता। वो बड़ा खुश था कि अल्लाह ने उसे एक तबलीगी इदारे से मुंसलिक कर दिया है। एक रोज़ लाइब्रेरी में बैठे एक रिसाला पढ़ रहा था। इस रिसाले में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत का जिक्र था और मिर्ज़ा की पेश गोई पर बहस की गई थी। मेजर मैसी को इस इबारत के पढ़ने से बड़ी हैरानी हुई कि जो कुछ अब तक उसने इस्लामी किताबों में पढ़ा था और जो कुछ इसको बताया गया था वो हज़ूर सरवर के नाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात थी कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और कुरान मजीद आखिरी अलहामी किताब है। लेकिन गुलाम अहमद इस बात की साफ नफ़ी करता है। मेजर ने बार बार इस तहरीर को पढ़ा। ये बात मेजर मैसी की समझ से बालातर थी। वो वही रिसाला लेकर लाइब्रेरी के इंचार्ज के पास पहुंचा और इसे वजाहत चाहिए, मगर वो इसको मुतमईन ना कर सका। जबकि अगले दिन जुम्मा था। मेजर मैसी उनकी मस्जिद में गया और नमाज के बाद उसने इमाम मस्जिद से इस मसले की वजाहत चाहिए, मगर इमाम मस्जिद की बातों से मुतमईन होने के बजाय उसके दिल में मज़ीद शिकोक व शबहात पैदा हुए। कादियानी उलमा इसको गुलाम अहमद की नबूवत का कायल ना कर सके। वो चाहता था कि किसी दूसरे आलिम से इस बारे में गुफ्तगू करे, लेकिन वो किसी को न जानता था क्योंकि इन चंद दिनों में इसको सिर्फ कादियानियों से वास्ता पड़ा था। इत्तफाक से लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ईस्टर्न टाइम्स में उसने इलामा अब्दुल्ला यूसुफ अली का एक मजमून पढ़ा, जो इन दिनों इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर के प्रिंसिपल थे। मेजर मैसी ने इलामा अब्दुल्ला यूसुफ अली के अंग्रेज़ी तर्जुमा कुरान के चंद पारे पढ़े थे, उनके नाम से वाकिफ़ था। लिहाजा उसी दिन सीधा इस्लामिया कॉलेज पहुंचा और इलामा से इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा। इलामा ने फ़ौरन इसको अंदर बुला लिया। इलामा ने इसको सारी बात समझा दी, तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारी परेशानी वाकई वजह है। इलामा इसी रोज़ चंद दिनों के लिए मुंबई जा रहे थे। उन्होंने वादा किया कि वापसी पर वो इसकी तशफ़ीह करा देंगे। फ़िलहाल उसका तारफ़ उलमा से करा दिया जाए ताकि इसको इस्लाम की सही तालीम दें। कुछ दिनों बाद इलामा वापस लाहौर पहुंचे और मेजर मैसी से दरियाफ्त किया कि आया उलमा ने उसकी तसल्ली करा दी है और मालूम हो गया होगा कि कादियानी फ़िरक़े ने मज़हब इस्लाम में एक फ़ितना पैदा किया है। इलामा साहब जो खुद भी अरबी ज़बान पर अबू रखते थे और कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर लिख रहे थे, मेजर मैसी को हकीकत हाल से आगाह किया। मेजर मैसी ने उनकी सोबत से बड़ा फ़ायदा उठाया। जो वक्त गुजरता चला गया, उलमाए दीन से उसकी वाक़फ़ियत का दायरा वसी होता गया। अब लाहौर के मुस्लिम अशराफ में इसको नुमाया हैसियत से देखा जाने लगा। इतने अरसे में इसके पास जितने रुपए थे वो सब खर्च हो चुके थे। इसका जी नहीं चाहता था कि किसी से इस मसले पर बात करें। आइंदा के लिए इसको फ़िक्र लायक हुई। एक रोज़ मजबूरन इलामा यूसुफ अली को अपनी परेशानी के मुतालिक बताया कि वो चाहता है कि इसको कोई ऐसा रोज़गार मिल जाए जिससे वो अपने अखराजात पूरे कर सके, कि वो किसी फ़र्द या इदारे पर बोझ नहीं बनना चाहता। लिहाजा इलामा साहब ने दूसरे ही रोज़ अंजुमन हिमायत इस्लाम के उस वक़्त के सदर शेख अब्दुल कादिर से इसका जिक्र किया और इस बारे में पूरी कोशिश और इमदाद का वादा किया। शेख साहब के दिमाग में एक मनसूबा आया, किसी साल माह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अंजुमन हिमायत इस्लाम का सालाना इजलास मुनक़िद होने वाला है और जलसे की सदारत के लिए हज़रत हाइनस नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामिस फरमा रवा रियासत बहावलपुर को मदऊ किया गया है। इस मौके पर मैसी का नवाब साहब से तारफ़ करवाया जाए और इनसे दरख्वास्त की जाए कि वो इस नौमुस्लिम की इमदाद करें। यकीन था कि नवाब साहब ज़रूर इस बारे में कोई मुनासिब इंतज़ाम कर देंगे। 26 दिसंबर 1930 को अंजुमन का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम बरसगीर से नामवर दानश्वर उलमाए दीन और अकाबिर मिल्लत ने शमूलियत की। शुरू से यह तरीका राइज था कि हर साल किसी मशहूर ने नौ मुस्लिम को मदऊ किया जाता कि वो हल्का इस्लाम में दाखिल होने की वजह बयान करे और दीन इस्लाम के फ़लसफ़ा पर रोशनी डाले। चुनांचे इस मरतबा मेजर मैसी ने अपनी दास्तान सुनाई कि किस तरह एक सिपाही की जज्बा ईमानी ने उसकी दुनिया बदल दी। उसकी इस सरगुज़िश ने सदर जलसा नवाब साहब पर बड़ा असर डाला।
तकरीर के बाद नवाब साहब ने इसको गले से लगा लिया और मुबारकबाद दी। इसकी ज़रूरत और इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानी देने पर दाद दी। मैं इन दिनों इस्लामी कॉलेज में BA का तालिब इल्म था। जो कुछ मेजर मैसी के मुतालिक ऊपर बयान किया गया है, ये बातें मैंने खुद मेजर मैसी की ज़बानी सुनी हैं और मेरी ये खुशकिस्मती थी कि 3 साल के बाद जनवरी 1934 में जब मुझे बहावलपुर स्टेट फोर्सेस में कमीशन मिला और मेरी तैनाती फर्स्ट बहावलपुर इन्फेंट्री में बाओदा सेकंड लेफ्टिनेंट हुई, तो मेजर मैसी जो अब लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फायज थे, अब इस बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर थे। ये राकिम की खुशकिस्मती थी कि ऐसे मुहिब इस्लाम कमांडर के मतहत मुलाजमत का मुझे मौका मिला। अंजुमन का जलसा ख़त्म हुआ और इसी रात अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर शेख अब्दुल कादिर ने नवाब बहावलपुर के एजाज़ में अपनी कोठी वाक़या टेम्पल रोड मौजूदा हिमायत निज़ामी रोड पर दावत दी, जिसमें पंजाब भर के तमाम सरकुर्दा मुसलमान रहनुमा शामिल थे। मेजर मैसी को भी मदऊ किया गया था। खाने के खात्मे पर सर अब्दुल कादिर ने बारी बारी तमाम हाजरीन का नवाब साहब से तारफ़ करवाया। सबसे आखिर में मेजर मैसी को बुलाया गया। नवाब साहब ने उसे बड़े इत्तेफाक से हाथ मिलाया और अपने साथ सोफे पर बिठाया। शेख साहब ने यह मौका गनीमत जाना और नवाब साहब से इल्तिजा की कि मेजर मैसी की ज़रिया मुआश का अगर रियासत इंतज़ाम कर सके तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि इस तरह वो इस्लामी रियासत के इस इस्लामी मुआशरे में रहकर इस्लाम की असरों को पहचानेगा और साथ ही किसी दस्त निगर ना होगा और खुददारी से ज़िंदगी बसर कर सकेगा। ये सुनते नवाब साहब बड़े खुश हुए और मेजर मैसी को मुखातिब करते हुए कहा कि मेजर साहब, क्या आप दोबारा फ़ौजी ज़िंदगी इख्तियार करना पसंद करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हुकूमत हिंद की तरफ से जो स्टेट फोर्सेस की नई पॉलिसी नाफिज की गई है, रियासती अफवाज को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। पहले हिस्सा इंपीरियल ट्रूप्स जो ट्रेनिंग और इंतज़ामी तौर पर इंडियन आर्मी का हिस्सा होगा। अलबत्ता इसके अखराजात रियासत बर्दाश्त करेगी, लेकिन बवक़्त ज़रूरत हुकूमत हिंद इस फोर्स को रियासत से बहर जहाँ ज़रूरत होगी तैनात कर सकेगी। जबकि दूसरा हिस्सा रियासत के अंदरूनी नज़्मो नस्क़ के लिए और तीसरा हिस्सा रियासत के हुक्मरान के हिफाज़ती दस्ता तश्कील होने के बाद वो चाहते हैं कि इनको मेजर के ओहदे से तरक्की देकर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाएं और फर्स्ट बहावलपुर इन्फेंट्री की कमान इनको सौंप दी जाए। नवाब साहब की ये बात सुनकर मेजर मैसी बड़े खुश हुए और कहने लगे, किस्मत के इनको इस्लामी रियासत की फ़ौज की क़यादत नसीब हुई, लेकिन इस बारे में इतनी अर्ज़ है कि इनकी तैनाती से हुकूमत हिंद का पॉलिटिकल महकमा नाराज़ ना हो जाए और उसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। नवाब साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वो इस बात को समझते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। इस बात का वो खुद खातिर ख्वाह इंतज़ाम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ात पर कोई हरफ ना आएगा। मेजर मैसी ने अपनी रजामंदी का इजहार किया तो नवाब साहब ने फ़ौरन अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को मुखातिब करके कहा कि बहावलपुर पहुंचकर वज़ीर अफवाज और जनरल ऑफिसर कमांडर की तरफ से मेजर मैसी को बहावलपुर स्टेट फोर्सेस में बाओदा लेफ्टिनेंट कर्नल की तैनाती के अहकाम जारी किए जाएँ। अभी 4 ही रोज़ गुजरे थे कि मेजर मैसी को शेख अब्दुल कादिर की मार्फत आर्मी मिनिस्टर के दफ्तर से छुट्टी मिली, जिसमें उसकी तैनाती के अलावा मेजर के रैंक से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की का हुक्म भी था और यह कि वो जल्द अज जल्द डेरा नवाब साहब, जहां बहावलपुर स्टेट फोर्सेज का हेडक्वार्टर था, पहुंचकर ओहदे का चार्ज संभाल लें। मेजर मैसी दूसरे रोज़ लाहौर से रवाना होकर डेरा नवाब साहब, ये जगह बहावलपुर से 35 मील के फासले पर वाक़या है, वहाँ पर पहुँचे। स्टेशन पर नवाब साहब के लिए ADC इस्तकबाल के लिए मौजूद था। वो उनको अमरा लेकर सीधा शाही मेहमान खाना पहुंचा और थोड़ी देर के बाद आर्मी मिनिस्टर और जनरल ऑफिसर कमांडर के हेडक्वार्टर जाकर हाजिरी की रिपोर्ट दी। इब्तिदा में मेजर साहब को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। इसके बाद एक बंगला जो पूरी तरह आरास्ता था, इस पर मुंतकिल किया गया। चार्ज संभालने से पहले आर्मी मिनिस्टर मेजर मैसी को अपने हमराह शाही महल सादेगढ़ प्लेस ले गया और नवाब साहब के हुक्म के मुताबिक नवाब साहब से हर मुलाकाती के लिए ज़रूरी था कि महल के मेन गेट पर सर पर तुर्की टोपी पहने वहाँ दर्जनों तुर्की टोपियाँ मुख्तलिफ साइज़ की मौजूद थीं। नवाब साहब से मुलाकात के लिए इस लिबास का होना ज़रूरी था। माँ सिवाय वलियान रियासत वाइसराय हिंद, गवर्नर और कमांडर इन चीफ, बाकी कोई शख्स तुर्की टोपी पहने बगैर गेट के अंदर नहीं जा सकता था। अंग्रेज़ हो या हिंदू, इनको मुलाकात के वक्त सुर्ख तुर्की टोपी पहने ज़रूरी थी। मेजर मैसी ने तुर्की टोपी पहनी। जब शीशे देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि पहले वो बातनी तौर पर मुसलमान था, लेकिन इस्लामी लिबास पहनने से अब ज़ाहिरी तौर पर भी मुसलमान मालूम होता है। इसके अलावा मेजर मैसी को मुलाकात का तरीका भी समझा दिया गया कि हर मुलाकाती अपने मनसब और ओहदे के मुताबिक नवाब साहब को नजराना पेश करता है। चुनांचे उसने सोने की 2 अशरफियाँ निछावर की नवाब साहब ने गले से लगाया
और इसके बाद उसके कंधे पर एक और स्टार लगाकर मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया और एक सुनहरी दस्ते की तलवार इनायत की। 1 साल के कलील अरसे में कर्नल मैस ने यूनिट की तरबियत और नज़्म व नस्क़ का मियार इंडियन आर्मी तक पहुंचा दिया। दूसरे साल जब जनरल हेडक्वार्टर दिल्ली से इंडियन स्टेट फोर्सेस का मिलिट्री एडवाइज़र इन चीफ सालाना मुआयने के लिए आया तो उसने नवाब साहब को मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी फोर्सेस का मियार हिंदुस्तान की तमाम रियासती अफवाज से आला है और इंडियन आर्मी की किसी यूनिट से किसी तरह का काम नहीं। नवाब साहब ने कुछ अरसे बाद कर्नल मैसी की शादी का बंदोबस्त कर दिया और एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की बेवा से उसका निकाह करवा दिया ताकि उसके खान की ज़िंदगी का आराम मुयसर हो। राकम को फरवरी 1934 में बहावलपुर स्टेट फोर्सेस में कमीशन मिल गया और सेकेंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तैनात करके फर्स्ट बहावलपुर इन्फेंट्री में कंपनी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। कर्नल मैसी नए कमीशन याफ्ता नौजवान ऑफिसरों से बड़ी मेहरबानी से पेश आते और इनकी तरबियत में खास दिलचस्पी लेते थे। इसके अलावा मुझे जो बंगला अलाट किया गया वो कर्नल मैसी के बंगले से मिलहिक था। अक्सर शाम को जब कर्नल आर्मी मैसी वहाँ जाते तो मुझे अपनी कार में हमरा ले जाते और खाने के बाद जब वापस बंगले पहुँचते तो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते और राकम से उर्दू अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवाते। जून 1934 में कर्नल मैसी चंद रोज़ बीमार रहने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। इनको पूरे फौजी एजाज़ और इस्लामी तरीके पर दफनाया गया। इनकी कब्र पर डेरा नवाब साहब से अहमदपुर और बहावलपुर जाने वाली सड़कों के दरमियान बिल्कुल सड़क के किनारे पर वाक़या है। जब तक नवाब साहब सर सादिक मोहम्मद खान जिंदा रहे वो यहाँ गुजरते हुए हमेशा कार से उतरकर फातिहा पढ़ा करते थे और उनकी ज़िंदगी में असाकर बहावलपुर के लिए ये हुक्म था कि यहाँ से गुजरते हुए सलामी देकर गुजरें। खुदा रहमत करे।